नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाले हैं जो महिलाओं के लिए ही लड़ती है। जी हाँ, महिलाओं के लिए। तो चलिए और देरी ना करते हुए मिलते हैं आस्था चड्ढा जी से। नमस्कार आस्था जी। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स माय प्लेजर। वैसे मैं आस्था जी के बारे में बता दूं, शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड ये लेडीज़ के लिए लड़ती हैं और डिटेल अब इन्हीं से जानते हैं। तो आस्था जी, पहले आपकी ये जर्नी कैसी रही है अभी तक एज अ लॉयर? लाइक व्हाई ओनली लॉ एंड व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी? ऑलराइट, सो माय ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर, ही वाज अ क्रिमिनल लॉयर। तो बचपन से उनके चेंबर में, उनकी मीटिंग्स में गोद में क्रॉल करके बैठ जाना, कहीं ना कहीं वहां एक सुकून था, एक मजा आता था बचपन से। ये नहीं पता था कि लॉ करनी है, बट मजा आता था। देन बड़े हुए, डॉक्टर बनने की हर इंडियन हाउस होल्ड में होती है, सब किया। बट जहां कॉलेज गई, लॉ एज अ सब्जेक्ट मिला, कुछ हिट कर गया और बस समझ आ गया यही करना है। और वो करते करते विमेन लॉज में, सोसाइटी में इनइक्वालिटी दिखने लगी। तो वहां से एक वो जर्नी शुरू हो गई, विमेन को एजुकेट करने वाली, अवेयर करने वाली। So that's how your journey started as a lawyer and you decided to become a lawyer finally. So coming back to, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा था, बताया था आपके बारे में कि आप वुमेन लॉज को या वुमेन या लेडीज़ के बारे में आप ज़्यादा फाइट करती हैं। सो पर्टिकुलरली आप कुछ पर्टिकुलर केसेस में आप इन्वॉल्व रहती हैं या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, या जैसे डिवोर्स है या फिजिकल अब्यूज है? सो हाउ डू यू विल डिस्क्राइब दैट? तो दो तरह के काम करती हूँ। एज एन एडवोकेट मैं सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बेल मैटर्स, मनी लॉन्ड्रिंग जो आजकल बहुत चल रहा है, एंड फैमिली लॉ जिसमें विमेन के सारा डोमेस्टिक वायलेंस है, डिवोर्सेस हैं, सक्सेशन है, ये सारे एक मेरा पार्ट ऑफ डीलिंग है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने करियर में मैंने ये रियलाइज किया कि विमेन के लिए लॉज तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भारत सरकार ने या लेजिस्लेचर ने हमें ये लॉज दे रखे हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। उन्हें यही नहीं पता अब्यूज हो रहा है, तो उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि इसके खिलाफ कोई एक्ट है? तो अब जैसे अब्यूज है, अब्यूज आप कैसे उसको डिफाइन करती है? लाइक फिजिकल अब्यूज है, right. मेंटल? हाँ, राइट। तो एक एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें अब्यूज का अलग मीनिंग है और अलग लॉज में अलग मीनिंग है। तो हम सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं, तो उसमें कवर होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो आपके घर की कोई भी लेडी हो, नॉर्मल लोग क्या मानते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस किसके साथ होता है? बीवी के साथ होता है, बहू के साथ होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके घर की कोई भी फीमेल रिलेटिव, बेटी, बहू, पोती, अडॉप्टेड बाय ब्लड, स्टेप, फॉस्टर, किसी भी तरह की, आपकी दादी, मामी, कोई भी जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, और उनके साथ अगर एक अब्यूज कमिट हुआ है, अब वो अब्यूज किस तरह का हो सकता है? सिर्फ थप्पड़ अब्यूज नहीं होता, अब्यूज वर्बल भी हो सकता है, गाली गलौज, अब्यूज इमोशनल भी हो सकता है। ये बोलना कि अगर तुमने इसके खिलाफ कुछ किया तो देयर बी कॉन्सिक्वेंसेस। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, वो थ्रेट आप पे भी हो सकता है, आपके बच्चे पे भी हो सकता है, और आपके जानने वाले किसी और पे भी हो सकता है कि इसके लिए कुछ कर दूंगा। वो एक तरह का अब्यूज है। सेक्सुअल अब्यूज एक बहुत बड़ा फॉर्म ऑफ अब्यूज है इंडियन हाउस होल्ड्स में, और ये भी अगेन सिर्फ हस्बैंड्स के साथ नहीं होता। ठीक है। देन देयर इज एक ऐसा बहुत कॉमन अब्यूज है हमारी सोसाइटी में, मां ना बन पाने के लिए गाली गलौज जहां होती है, दहेज के लिए जहां अपशब्द यूज करे जाते हैं। दैट इज समथिंग न्यू दैट आई एम लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन फैक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा भी होता है। बट इस सबसे लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है। एंड इस पे भी एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, ये विक्टिम कौन है? सिर्फ औरत हो सकती है, लेकिन करने वाला क्या सिर्फ आदमी हो सकता है? नहीं। आपकी मदर इन लॉ भी तो आप पे अब्यूज कर सकती हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ भी कर सकती है। इसका मतलब अगर घर में आपको सपोज एक लेडी का बच्चा नहीं हो पा रहा है और सास भी उसको ताने मार रही है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एन अब्यूज। यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज एंड द लॉ प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट इट। वेरी गुड। बट द पॉइंट इज आपको पता होना चाहिए, और वो पता नहीं है। पता ही नहीं है। तो अगर आप अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लॉ क्या हस्बैंड को जेल भेज रही है इसके लिए? नहीं। या किसी और को, अग्रेसर को जेल भेज रही है? नहीं। एक लेडी को किसी भी शादी से निकलने में या किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलने में क्या चीज रोकती है?
सबसे पहले तो समाज रोकता है, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उसका खैर लॉ कुछ नहीं कर सकती। करेक्ट। बट दूसरी चीज जो रोकती है, एक तो रोकती है मेरे बाद मेरे को मेरे बच्चे मिलेंगे या नहीं, तो मुझे कस्टडी मिलेगी या नहीं, करेक्ट। तो कस्टडी ऑर्डर एक रेमेडी है। देन दूसरी चीज रोकती है पैसा, क्योंकि जहां शादी होती है लेडीज नॉर्मली कमाना छोड़ देती हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको Yes. चाहिए होती है। और आप सबसे पहले अगर आप एक शादी से या एक रिलेशनशिप से बैकआउट करते हो, अभी उसके खिलाफ चलो मैंने बोल दिया, मैं जाऊंगी कहाँ? छत, सबसे पहले क्या चाहिए? सर की छत चाहिए। सर की छत चाहिए। तो रेजिडेंस ऑर्डर एक रेमेडी है, फाइनेंशियल मेंटेनेंस एक रेमेडी है, कस्टडी एक रेमेडी है। ओके। ये सारी पार्ट ऑफ रेमेडीज हैं। तो ये एक्ट सिविल है, लेकिन इसको एक मैं कहती हूँ इसको क्रिमिनल टीथ दिए हुए हैं कि अगर सिविल कोर्ट का ऑर्डर हस्बैंड ने या फैमिली मेंबर ने नहीं माना तो क्या? ओके। तो जेल हो सकती है। तो जेल हो सकती है। सो यू मीन टू से कि इसमें सिर्फ आदमी ही इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें घर का कोई भी फैमिली मेंबर ऐसे केसेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। करेक्ट। आप अपने आसपास का समाज देख लीजिए, सिर्फ आदमी थोड़ी अब्यूज करते हैं, एग्जैक्टली। करते सिर्फ औरत पे हैं। सो विक्टिम सिर्फ लेडी हो Victim सकती है, lady है। अब्यूजर लेडी भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है। ओके। There's no gender defined. There's no It can be of any gender, not only man and woman. दैट्स फैंटास्टिक। दिस इज समथिंग न्यू कि आज मुझे भी ये पता लग रहा है कि ऐसे लॉज हैं जो कि वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि और वुमेन को मालूम ही नहीं है। तो अब अगला एक आपके इसी से सवाल, आपके जवाब से एक सवाल निकल के आ रहा है कि डिवोर्स। अब जैसे डिवोर्स होते हैं, अब डिवोर्स भी किस प्रकार के डिवोर्सेस होते हैं? लाइक इट इज हैज टू बी कंसेंट, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, या हाउ डिवोर्स में क्या कुछ ऐसे लॉज जो आज वुमेन को नहीं मालूम है? राइट। सो डिवोर्स समझाने के लिए आई गिव यू अ ब्रीफ ऑफ इंडिया में डिवोर्स का कानून कैसे बना। ठीक है। तो हिंदू जैसे आप जानते हो हमारे यहाँ डिवोर्स होता ही नहीं। शादी किससे है? 7 जन्मों के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास था ही नहीं डिवोर्स का कानून हिंदुओं के लिए। 1955 में हमें हिंदुओं का कानून मिला, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट था कि तुम एक शादी को कब छोड़ोगे? जब कुछ बहुत ही एक्सट्रीम हो गया। तो या तो हस्बैंड छोड़ के चला गया या वाइफ छोड़ के चली गई, मारा पीटी हो गई, किसी भी फॉर्म का क्रूअल्टी हो गया, फिजिकल मेंटल, यहां भी मेंटल कवर्ड है, डिजर्शन हो गया, या भाई हम तो सब कुछ त्याग के सन्यासी बन गए, वो भी एक रीजन है। वो भी एक रीजन है। तो पहले तो उन्होंने ये कहा शादी टूटेगी तो बहुत एक्सट्रीम रीजंस पे टूटेगी। फिर समाज आगे बढ़ा तो लॉ को भी बढ़ना पड़ा। फिर एक आया जिस आप कह रहे कंसेंट से होना, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। आजकल ये टर्म बहुत फेमस है हमारे पास, क्योंकि निकला मुंह से। हमारे पास सबसे पहले लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आएंगे, बोलेंगे मैम हमें डिवोर्स चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स चाहिए, क्योंकि सबको पता है कम टाइम लगेगा, और ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा तो कम कॉस्टली भी होगा। तो मैम हमें म्यूचुअल कंसेंट चाहिए। ठीक है जी, आप बताइए, बात करते हैं। बाद में पता चलता है ना म्यूचुअल है ना कंसेंट है, सिर्फ ये टर्म्स उनके आ गए हैं। क्योंकि जब भी कोई डिवोर्स होगा तो अगर आप समझ लीजिए 10 साल से शादी में हैं, तो आपने 7 बच्चे हुए हैं आपके, साथ ही में आपकी प्रॉपर्टी बनी है, साथ ही में आपकी ऐसी बहुत चीजें इंटरमिंगल्ड हैं। तो आधी से ज्यादा बार वो कंसेंट क्यों नहीं आ पाता कि जी ये तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, ये तेरे नाम पे है। और विमेन के साथ यहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है, हमने रिश्ता तो ऐसे चलाया कि मैं शादी के बाद घर संभाल लूंगी, तुम पैसे कमा लेना, और जब डिवोर्स की बात आई तो पति ने बोला ये तो मेरा पैसा है ना, एग्जैक्टली तुम मुझसे मेरा पैसा क्यों मांग रही हो। तो उस चक्कर में मेजॉरिटी टाइम्स म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स नहीं हो पाता। तो 2 तरह के डिवोर्स हैं, एक कॉन्टेस्टेड डिवोर्स जहां आप एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हो, कीचड़ उछालते हो, और दूसरा होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जहां आप आपस में बैठते हो, खुद एक अग्रीमेंट की तरह बना लेते हो, ये आपका ये मेरा। हमने जो साथ में शादी में बनाया किसी भी चीज का, चाहे असेट हो चाहे लायबिलिटी हो, वो आपकी और मेरी, वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा है। लेकिन उसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए। करेक्ट। और वो नॉर्मली लोगों को 10 साल कोर्ट में केस लड़के आती है वो मैच्योरिटी, एंड में होता म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ही है। जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक, लेकिन प्रेशर में होता है, प्रेशर में थक के होता है, और तब तक क्या होता है आपकी जो प्राइम एज होती है वो निकल चुकी होती है। ओके ओके। तो बहुत अच्छी नॉलेज दी आस्था जी ने। अभी तो हमने 2 टॉपिक्स कवर करे। तो आस्था जी, जैसे आप वुमेन से रिलेटेड आप केसेस करती हैं, कुछ ऐसे लॉज के बारे में हमें बताइए जिसमें वुमेन प्रोटेक्टेड है, मतलब उनको कुछ मालूम नहीं है अपने राइट्स के बारे में, या वुमेन इन जनरल, हम जो आज घर बैठी है उनको लॉज के बारे में शायद नहीं मालूम है। ऐसे क्या लॉज हैं जिसमें कुछ रोशनी डाल सकें आप उसके ऊपर? तो एक लॉ तो हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कवर कर ही लिया, क्योंकि हम मेजॉरिटी कहाँ है? अपने घर में, और वो हमारा एक सेफ हेवन है। सबसे ज्यादा हम वल्नरेबल भी उन्हीं से जिनसे हम प्यार करते हैं। करेक्ट।
तो सबसे पहले वो हो गया। फिर हम इससे ज्यादा कहाँ होते हैं? अपने वर्क प्लेस पे होते हैं। तो अगर आपके ऑफिस में कोई भी आपके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है किसी भी फॉर्म की, चाहे सिर्फ कोई इशारा कर रहा हो, आपको कुछ दिखा रहा हो, या एक्चुअल कुछ कमिट होता है, इन सारे केसेस में एक प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट भी है, जिसमें हर ऑफिस में एक कमिटी बनी होती है जहां आप जाके ये चीज रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर उनको फिर आपको एक रेमेडी तो देनी है। नॉर्मली ऑफिसर्स क्या करते हैं? बात को रफा दफा कर देते हैं, जो कि गलत है। यस। उसमें आपको एक रेमेडी तो देनी है। अब चाहे उसे नौकरी से निकालें, चाहे आप ट्रांसफर कर दीजिए। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा हो जाए कि विक्टिम को एटलीस्ट उसको रिपोर्ट तो ना करना पड़े, स्पेशली अगर वो जो मेल है वो इन पोजीशन ऑफ पावर है। तो मैं अभी मेरा इनफैक्ट इसी आपके जवाब से एक मेरा सवाल निकल के आ रहा है। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमेटी तो बन गई, अब कमेटी के बनने के बावजूद कोई डिसीजन नहीं लेके आता, लेकिन जो विक्टिम है उसको मेंटल हैरेसमेंट तो ऑब्वियसली होता है। अगर सपोज ट्रांसफर नहीं किया किसी बॉस को, या जो भी है, या कॉलीग है, उसको ट्रांसफर नहीं किया या कुछ पनिशमेंट नहीं दिया, सो दैट अगेन इट इज अ मेंटल हैरेसमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर फीमेल। राइट। सो उस कमेटी का फायदा मेरे को तो, मुझे ऐसा लगता है कुछ है नहीं। राइट। जैसे आपने कहा कि दफा दफा कर देते हैं। करेक्ट। तो इसमें आप कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। यस। और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बोलते हैं इसको, जो ऑफिसेस के अंदर होती है, जहां भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं। और अगर आप देखो कोई भी ऐसी छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉइज तो होते ही हैं। तो उसके उनका एक ऑडिट भी होता है हर साल। मतलब 10 के बाद अगर आपने नहीं बनाया है तो देयर आर ह्यूज फाइन्स। तो ह्यूज फाइन्स उन पे लगते हैं। अगर कुछ भी ना हो, समझ लो कि जैसे आपके घर में एक हाउस हेल्प है, अब आपके घर में तो कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है, करेक्ट, बट वो उसका तो वर्क प्लेस है ना, आपका घर है। आपका घर है। तो उसके लिए क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, ओके, जो सरकारी है। तो आपके खिलाफ या आपकी मेड को कहीं जाना है, वो कहाँ जाएंगे? वो एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में जा सकती है। सिमिलरली अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां 10 एम्प्लॉइज नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो भी एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में जा सकते हैं। और अगर समझ लीजिए आप ही बॉस हैं, तो आपके खिलाफ कहाँ जाया जाएगा? आपकी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी तो बायस्ड है, बिल्कुल, क्योंकि आप ही उसे हेड करोगे कहीं ना कहीं। कर रहे हो, करेक्ट। तो ये तो लोकल कम्युनिटी पे जाते हैं। लोकल हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, आपको सिर्फ पता करना है आपकी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है। ओके। और मल्टीपल भी हो सकती है, मतलब। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक क्रिमिनल ऑफेंस तो है ही। पुलिस स्टेशन तो आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैं इस सेक्सुअल हैरेसमेंट को अगर थोड़ा सा एलैबोरेशन में अगर जाना चाहूँ, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट हम डिफाइन कैसे करेंगे? लाइक इज इट जस्ट वॉचिंग विद बैड इंटेंशन और टचिंग विद बैड इंटेंशंस, एंड ऑफ कोर्स द एक्ट, द फाइनल, द एक्सट्रीम एक्ट। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं हम? ये क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है, क्योंकि स्पेशली हाउ डू यू डिसाइड कि मैंने, अगर समझ लीजिए मैंने किसी को प्रपोज किया, सामने वाले ने अगर मेरे पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट डाल दिया, फिर ये बहुतों का सवाल होता है। करेक्ट। इसका एक सिंपल सा जवाब है, बहुत इंसानी जवाब है। ठीक है, एक्ट, फिजिकल जेस्चर्स, ये हम टेक्निकली इसको जो डिफाइन कर ले लॉ में, आपने कोई एक्ट किया, सामने वाला उससे अनकंफर्टेबल है। ओके, सिंपल। ओके। अगर आपने एक प्रपोजल दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया और वो कंफर्टेबल है, देन इट्स कंसेंशुअल। बट अगर सामने वाला डिस्कंफर्ट महसूस कर रहा है और आपको ये बात नहीं समझ आ रही, तो चाहे वो एक छोटा सा जेस्चर ही क्यों ना हो उसके तरफ, दैट इज हैरेसमेंट। एज सिंपल एज दैट, बेसिक। ओके। मतलब छोटी चीज भी अगर नोटिस की जाए तो ये मोस्टली से हमारी लेडीज को मालूम नहीं है। जी, लेडीज को ये मालूम है कि उनको कब सही नहीं लग रहा, उन्हें बस ये नहीं मालूम इसे बोलते क्या है। लेडीज का सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है। करेक्ट। दे नो दैट समथिंग इज रॉन्ग। उन्हें सिर्फ ये नहीं पता कि इसका टर्म क्या यूज होती है, ये लॉ है या नहीं है, हमें कोई प्रोटेक्शन है या नहीं है। क्योंकि नॉर्मली आप फैमिली में भी जाएंगे, वो बोलते कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, तो बात टाल दो। आप सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट माइनर्स देख लो, एक एक्ट है पॉक्सो, आपने बहुत आजकल न्यूज में कवर हो रहा है। माइनर्स के अगेंस्ट जब कुछ भी होता है तो उस पे एक स्पेशल एक्ट लगता है, इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स। और सारे ऑफेंसेस के साथ एक अलग से ऑफेंस लगता है। इसमें लड़कियां भी प्रोटेक्टेड हैं, लड़के भी प्रोटेक्टेड हैं, जो माइनर हैं। माइनर मतलब 18 साल से नीचे आपको। तो आपके खिलाफ जो भी हो रहा है, अब इसके केसेस में ऐसा नहीं है कि विमेन विक्टिम्स हैं, माइनर्स में मेल विक्टिम्स की रेशियो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? यस, बहुत ज्यादा है।
मेल्स बच्चों के साथ, और कहाँ होते हैं ऑफेंसेस? आपकी फैमिलीज के अंदर ज्यादा होते क्योंकि आप बच्चे को अकेले तो छोड़ते नहीं सड़क पे। Correct. तो फैमिलीज के अंदर ज्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं क्यों? क्योंकि हम एज अ सोसाइटी अपनी फीमेल्स को तो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, घर की इज्जत है ना, लेकिन हम मेल्स को क्या करते हैं, ये तो लड़का, इसको क्या होगा? तो आप बच्चे को इनसिक्योर कर देते हो, सिर्फ ये नहीं देख के कि इसको भी तो कुछ हो सकता है। करेक्ट। तो उसमें मेल विक्टिम्स भी बहुत है। या आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ बच्चे फिजिकल अब्यूज जी गुजरे हैं और उनको आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगता है और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं वो लोग। एक और रीजन है इसका, क्योंकि जो मेल चिल्ड्रन होते हैं वो किसी को बता भी नहीं सकते, वो शेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्योंकि हमारा थोड़ा सोसाइटी पेट्रियार्कल है, तो मेल्स हैव टू प्रोजेक्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमेज। करेक्ट। इसलिए वो और टाइम लगता है उनको खुलने में। गोइंग फॉरवर्ड, हमारा पुलिस वालों से, हमारे जो आज पुलिस है हमारी या सो कॉल्ड लॉ प्रोटेक्टर्स हैं, ये कैसे डील करते हैं लेडीज के साथ? उनके साथ भी कुछ ऐसे लॉज हैं या व्हाट हाउ डू दे गेट इन्वॉल्व्ड? तो ऑब्वियसली पुलिस की इमेज हमारी कंट्री में बहुत अच्छी तो नहीं है सिटीजन्स इन जनरल के साथ। तो सारे सिटीजन्स को कुछ राइट्स हैं पुलिस से हैंडल करने के लिए या डील करने के लिए, विमेन को कुछ स्पेशल राइट्स हैं और वो सिर्फ एक ही चीज को देखते हुए हैं, सेफ्टी। क्योंकि आपको अगर पुलिस से डील करना है तो आपको भी तो अपनी सेफ्टी मेंटेन करनी है, ठीक है? तो आपको कुछ एडिशनल राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, विमेन को शाम को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इज इट? आफ्टर सनसेट, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले, यानी रात को आप विमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको करना भी है तो आपको जज से स्पेशल परमिशन लानी है पहले। इन शॉर्ट, ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, लेडीज को पकड़ के बंद कर दिया, ये इलीगल है। एक और एग्जांपल देती हूँ। आप लेडीज को वुमन पुलिस ऑफिसर के बिना नहीं अरेस्ट कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि एक मेल पुलिस ऑफिसर हाथ पकड़ेगा और अरेस्ट कर लेगा, नहीं जा सकते। एक और है, आप नॉर्मली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, आप नॉर्मली जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस वाले आपको दौड़ाते रहते हैं, मैडम हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, हमारे थाने में केस नहीं लगेगा। यस, नॉर्मली आप पूरे दिन घूमते रहोगे, एक स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन से तीसरे। उसमें अगर आप एक वुमन हो और आपके अगेंस्ट कोई ऐसे ऑफेंस हुआ है जो स्पेशली वुमेन के लिए होता है, बाकियों के लिए भी पर आपके लिए थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज है, उसमें यह है कि आप उनको बोलिए ठीक है आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक 0 FIR लिख दीजिए। ये टर्म बहुत जरूरी है, 0 FIR। होता क्या है, हर FIR का, FIR तो सबको पता होगा जो हम पुलिस के यहाँ लिखवाने जाते हैं ना कंप्लेंट लेके, तो हर FIR का एक नंबर होता है जो वो अपने रजिस्टर में लिखते हैं। 0 FIR मतलब उसका नंबर नहीं दिया, उसको 0 नंबर दे दिया। अब वो पुलिस का काम है कि वो उसको सही जुरिसडिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट को भेजे। यू मीन टू से, अगर सही सपोज एक ऑफेंस होता है अगेंस्ट अ वुमन एंड शी गोस टू अ पुलिस स्टेशन, वहां पे FIR कर दे। जी नॉर्मली FIR नहीं करते हैं, या तो डेली डायरी बना देंगे या एक एप्लीकेशन ले लेंगे। FIR इज अ बिग थिंग फॉर देम। FIR मीन दे हैव टू, उनको केस करना ही करना है या इन्वेस्टिगेट करना ही करना है। सो एक पुलिस स्टेशन में गए और 0 FIR करा दी, उसके बाद वो कॉपी लेके शी कैन गो टू द रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन। दैट इज व्हाट यू वांट टू से? Normally तो it becomes the job of the police officer to send it to the respective police station. Okay. Yes. Okay. So it becomes their duty. आपने अपनी तरफ से लिखवा दी। You mean to say they cannot deny? Yes. Okay. अब इसमें डिनाइल पे आपने एक वर्ड यूज किया, डेली डायरी मेंटेन करते हैं। Yes. होता क्या है, आप नॉर्मली कभी भी पुलिस स्टेशन जाओगे तो ऑब्वियसली वो बहुत रिलक्टेंट है काम करने के लिए, उनके पास बहुत काम है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप कंप्लेंट लेके जाते हो, जिसे लोग FIR बोल देते हैं, बट वो पुलिस वाले उसकी FIR लिखते नहीं है। वो उसका कोई भी रीजन दे देते हैं कि ये तो जी सिविल ऑफेंस है, आपका सिविल मैटर चल रहा है, आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, आप तो रिश्ता है आपका आपस में, तो वो कंप्लेंट को ले लेंगे लेकिन उसकी FIR कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में आपको आगे जाके एस्केलेट सबसे पहले तो आप करोगे, उनके सीनियर पे जाओगे तो DCP SP उसके पास जाएंगे आप, उसके बाद आप कोर्ट के पास जाएंगे, फिर आप कोर्ट को समझाएंगे कि जी ये पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं लेकिन मेरा एक ऑफेंस है, बट दैट बिकम्स टेक्निकल, हम उसमें नहीं जाते आम लोगों के लिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जैसे ये ऑफेंसेस हैं जो वुमेन के अगेंस्ट से देयर इज अ रेप ऑफेंस और इवन अ डाउरी हैरेसमेंट,
इन सारों के लिए पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ती है। और इनके लिए जैसे जो मैट्रिमोनियल में ऑफेंसेस होते हैं ना, आपका डाउरी डिमांड हो गया, आपका हैरेसमेंट हो गया, आपका वाइफ को बीट करना हो गया या डाउरी डेथ हो गया, इन सारे केसेस में डाउरी डेथ तो अब खैर लेडी बची नहीं, तो अब फैमिली देखेगी जो देखना है। लेकिन अगर आप जिंदा हो और आपको डाउरी हैरेसमेंट करी गई है तो आप क्या करेंगे कि एक महिला थाना बनाया गया है। महिला थाना होता है जिसमें एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट नेम। दिल्ली में उसे क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल बोलते हैं, यूपी में उसे महिला थाना बोल देंगे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है, लेकिन वो रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन का एक वुमन विंग होता है। और सारे जो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हैं वो उसके अंदर जाते हैं। और वहां पे आपका कंपैरेटिवली इजियर हो जाता है। जहां वो इनिशियली वहां भी वो ट्राई करते हैं करने से पहले एफआईआर हो जाए, कुछ सेटलमेंट हो जाए, सेटलमेंट का कोशिश तो मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा केस हुआ था, तो हम लोग गए थे थाने में, तो वुमेन सेल ने ही हैंडल किया था जी। बट पिटाई भी हुई थी हस्बैंड की, क्योंकि ही वाज फिजिकली वेरी अब्यूजिव टू दैट। वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने उनको एनीवे टेक्निकली मेरे को नहीं मालूम उस बारे में। जी बट करते हैं, उसको बिहाइंड बार्स भी किया था फॉर 24 आवर्स एंड काफी सीधा करा था, बट अगेन ही इज अगेन स्टिल द सेम। तो आस्था जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी खत्म नहीं होने वाला जी। और आपने जो इतनी इन्फॉर्मेशन दी, दैट्स अभी बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। जानना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय की भी पाबंदी है। और आप लोगों के लिए एक जानकारी के लिए बता दूं कि आस्था जी अपनी रील्स बनाती हैं और लॉज के ऊपर, इन पर्टिकुलर वुमेन लॉज या जो भी इनका फील्ड है या स्पेशलाइजेशन है। मैं आपको इंस्टाग्राम इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आप इनको फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव रील्स बनाती है ये। आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन रहेगी। तो आस्था जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो लेडीज़ आज घर पे बैठी हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो भी लॉयर बने या वो कुछ भी बनना चाहें, एज अ लॉयर आपके पास उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? एज अ लॉयर मेरा सबसे पहला मैसेज रहेगा कि सबसे ज़्यादा जितना हो सके जो आपके लिए लॉज बने गए हैं, स्पेशली आपके लिए, उन्हें जानिए। आपको ये ज़रूर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये वायलेंस है या ये वायलेंस नहीं है। करेक्ट। पहला। दूसरा, मेरा हमेशा एक कोशिश है कि हाँ, मैं लेडीज के मेंटेनेंस केसेस लड़ती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो आगे की जनरेशन आए वो औरतें मेंटेनेंस ना मांगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे, फाइनेंशियली सफिशिएंट रहे। सिंपल रीजन, क्योंकि मेजॉरिटी औरतें जो एक शादी से नहीं निकलती, उसका सिंपल रीजन ये है कि सड़क पे जाके करेंगे क्या? करेक्ट। भूखे तो नहीं रह सकते ना, सर पे छत तो चाहिए। तो सब दूसरा ये रहेगा कि जितना हो सके थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप मेंटेन करें। और तीसरी बात, जो लेडीज, जैसे आपके चैनल पे ही बहुत आपने ऐसी लेडीज कवर करी हैं हु आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, तो उनके लिए एक और सलाह है कि आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि मुझे अपनी विल बनानी है, लेकिन किसके मुंह से सुना है? नॉर्मली मेल्स के मुंह से सुना होगा। उसका रीजन, इंडिया में जो प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएशन है वो मेजरली मेल्स के हाथ में है। और जो इंडिया का लॉ है वो सक्सेशन लॉ जिसे कहूंगी, वो विमेन के लिए ठीक नहीं है, उनके फेवर में नहीं है। तो एग्जाम्पल से, मैं एक एजुकेटेड वुमन हूं, तो मेरे को, आप सबने सुना होगा ना, बहुत खुशियां मनाई हैं हम सबने कि जी डॉटर्स को इक्वल राइट्स मिल गए फादर की प्रॉपर्टी में। लेकिन क्या आपको पता है कि पेरेंट्स का डॉटर्स की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं है? डॉटर्स की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं है। तो मैं अगर अपना पैसा अपने पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स का नंबर आएगा बहुत बाद में, लेकिन यही अगर एक मेरा मेल काउंटर पार्ट है, तो उनकी मदर, तो उनकी जो, अगर वो विल बनाना भूल भी गए तो भी जो नेचुरल सक्सेशन होगी उसमें भी उनके पेरेंट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरी मिल लाइन में कौन आएगा? मेरे हस्बैंड आएंगे, बच्चे आएंगे, मेरे हस्बैंड की फैमिली आएगी, उसके कहीं जाके बाद मेरे पेरेंट्स आएंगे। तो विमेन जो सक्सेसफुल हैं या जिनके पास थोड़ा भी कुछ है, और अगर आप अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना चाहते हैं, जो आजकल हमारी जनरेशन एटलीस्ट करना चाहती है, तो उन्हें अपना सक्सेशन प्लानिंग भी सोचना चाहिए। तो अगेन, जो सक्सेसफुल है उन्हें भी लॉ जानना जरूरी है। सिर्फ फेवरेबल लॉ नहीं,
वो भी जो आपके फेवर में नहीं है, नहीं है। तो उसके लिए आपको काउंटर So, के लिए law रेडी रहना है। बेसिकली है कि लॉ जानना जरूरी है। जी। राइट। So आस्था जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड गिविंग सच वंडरफुल इनपुट्स। वही जैसे मैं दोबारा पहले भी कह चुका हूँ कि लॉ कभी इतना लंबा है कि हम बातें करते जाएं तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जी। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। माय प्लेजर। राइट। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महिला के साथ, एक और वावुमन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड नॉट बाय प्लस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड थैंक यू so much for watching Wawoman. Take care of yourself. Love you all.